आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं राजीव राय जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आप। शुक्रिया, थैंक यू। जब आपने युद्ध की थी तो अनिल कपूर को झकास आज भी उनके साथ है। फिर माधुरी दीक्षित के साथ आपने काम किया, वो सनी देओल, बॉबी हो गए। फिर नसीर साहब को उनकी कमर्शियल फिल्मों में लाने वाले आप ही हैं। तो आपके दिमाग में आया कि मैं इन लोगों से संपर्क करूं, क्या इनमें से कोई मेरी फिल्म में काम करेगा? मैं उन सब के साथ काम करना चाहता हूँ। बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि फिल्में स्टार पावर पे चलती हैं आज के समय में। आज के टाइम में बिग नेम्स के साथ वो फिल्म ओवर बजट भी हो रही हैं। अभी रामायण बन रही है तो कोई कह रहा है कि वो 1200 करोड़ में बनेगी, कोई कह रहा है वो 1400 करोड़ में बनेगी। प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि मैं इतना पैसा लगाने को तैयार हूँ। जो हम लोग जो फिगर्स भी दे रहे हैं आज फिल्मों का, मुझे लगता है कुछ फिगर्स सही नहीं है। जैसे दीवार बनी तो आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन जी ने करोड़ों में लिया? नहीं, फीस वो था ही नहीं। कैसे आपके मन में आया कि अच्छा इस रोल के लिए अनिल को कास्ट करते हैं? आपने कैसे आप अपने एक्टर्स को स्पॉट कैसे करते हैं? अनिल को मेरे को ढूंढना पड़ा इंडस्ट्री में, किस एक्टर के बारे में चर्चा हो रही है, किस एक्टर के बारे में लोग बात कर रहे हैं और इसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। तो मैंने झपट लिया। तो अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये कहा है कि वो राजीव राय की फिल्म पैसों के लिए करते थे। उल्टा, वैसे पैसे कभी नहीं लिए। मैं हर फिल्म में उनको पैसे एंड में दिए हैं। कसम खा के मैं कह रहा हूँ। अरे जब ये गाना शूट हो रहा था तो वो 102 डिग्री बुखार में था। अभी 102 था तो वही जाने बाबा। हाँ। होता था, आप शूट नहीं कर सकते। 102 बहुत हाई फीवर होता जी। 104 में तो आदमी डेथ बेड पर आ जाता। फिर आपने अक्षय के साथ कभी काम नहीं किया? तो मैं आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड अक्षय कुमार। अच्छा, गुप्त में एक गाना है जहाँ पे बॉबी देओल एक जगह पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं। उस गाने के लिए उनको बहुत ट्रोल किया जाता है। मैं उसको नचाऊं कैसे? और वो अच्छा बना क्योंकि वो गाना अच्छा, मेरे लिए तो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि एक जगह खड़ा है वो। मेरे लिए तो वो आइडेंटिटी है। आपको अगर अपनी किसी भी फिल्म को रीमेक बनाना हो आज के समय में तो कौन सी फिल्म बनाना? देखो, त्रिदेव तो मैंने लिखी थी जब मेरे को नहीं करना था, पर मेरे को किसी ने कहा ये बनाते हैं, सलमान खान ने। पर वो मेरा आइडिया नहीं था, वो भाई जी का आइडिया था। मालदार है आदमी तो पैसे भी लगा देगा। तो मेरे को अच्छा लगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी जिसके गाने, जिसके डायलॉग्स, जिसके एक्टर्स कल्ट बन गए। आज हमारे साथ वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त जैसी फिल्में बनाई और उनकी एक और नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है जोरा। उस फिल्म पर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं राजीव राय जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है दिल्ली आके? दिल्ली आज आया सुबह आपको मिलने। हाँ। और अभी मैं शाम को वापस जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। ओह नाइस। बहुत काम है बॉम्बे में। फिल्म रिलीज हो रही है 8 को। यस। तो इसलिए कुछ इंटरव्यू थे तो सोचा कर ले। थोड़ा सा वक्त निकल नहीं रहा था पर निकालना पड़ा है। बहुत खुश। थैंक यू सो मच ये समय निकालने के लिए। कैसे आया जोरा का ख्याल? इतने समय बाद एक फिल्म बनानी है जोरा, और ये टॉपिक, फिर उसके बाद कास्टिंग, ये ख्याल कैसे आया? ये एक्चुअली जब आप सोचते हो फिल्म बनाने का तो पहला ख्याल ये आता है कि 10 कहानियाँ आपके आगे होती है, 7-8, तो इसमें से चुनना पड़ता है कौन सी बनानी है। और वो फिल्म मैं करना चाह रहा था जो सबसे चैलेंजिंग हो पर एक तरह से सबसे आसान भी हो। आसान मतलब बहुत बड़ा बजट होता है तो पिक्चर भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, थोड़ा बिग स्केल करना। तो जब स्मॉल बजट रहता है तो वो भी डिफ़िकल्ट होती है कि अच्छी फिल्म स्मॉल बजट में बनाना। तो मेरी जो सब्जेक्ट्स मेरे पास थे, ये फिल्म एक इन्वेस्टिगेशन फिल्म थी मर्डर के ऊपर, और मर्डर्स होते हैं और एक मिस्टीरियस एक वुमन होती है जोरा कौन है, और उसके इर्द गिर्द कहानी होती है, एक सस्पेंस है। और मुझे ये सस्पेंस जो मैंने क्रिएट किया बहुत अच्छा लगा। तो मैं सस्पेंस आपको नहीं बता पाऊँगा तो, पर वो पहले दिन शायद लोग बोल देंगे। तो अभी 4 दिन के बाद अगर आप देखें या ना देखें, मुझे डर है बोल देंगे। पर जो भी है, फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट उसका। और मैंने ख्याल इसलिए आया कि मेरे को हर फिल्म थोड़ी डिफरेंट करने का मूड होता है कि ये कर लिया वो कर लिया, भी कोई अलग कहानी हो, थोड़ी डिफरेंट हो। वैसे जॉनर मेरा वही रहता है। तो इसमें मेरे को लगा ऐसी फिल्म मैंने की नहीं है कभी जिसमें 20-30 नए एक्टर्स हैं, और मैंने इंडिया के कोने कोने से लिए हैं, बॉम्बे से नहीं लिए, और पंजाब से कुछ है, राजस्थान, दिल्ली, बंगाल से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी है। तो ये कास्टिंग का मुझे बहुत
मज़ा आया तो करते ये हुए। इतनी विविध जगहों से कास्टिंग करना पॉसिबल कैसे हुआ? मेरे को 1 साल लगा। ओह। या पर मेरे पास टाइम था। हम्म। मैं एक ही फिल्म बनाता हूँ, मैं और कोई काम नहीं है लाइफ में। तो ऐसे कोई बोले वो आप बहुत बिजी हो, नहीं, मैं जो फिल्म बनाता हूँ मेरे लिए बहुत टाइम होता, मैं पूरा टाइम देता हूँ फिल्म को। तो उसमें, और जब आप कास्टिंग कर रहे हो, आप साइड बाय साइड स्क्रिप्ट लिख रहे हो या गाना कर रहे हो, और भी 10 काम होते हैं साइड बाय साइड। तो कास्टिंग पर बहुत ध्यान दिया और कास्टिंग की, और ये ख्याल आया क्योंकि मैं मर्डर मिस्ट्री की तलाश में होता हूँ और ये लिखा मैंने ही है। तो मुझे जब ये आइडिया सूझा तो मुझे लगा शायद ये किसी ने किया नहीं पहले, और ये डिफरेंट भी है, चैलेंजिंग भी है, और इसमें एक झटका भी एंड में, हुक है। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें मेरे को मोटिवेट की कि ये फिल्म बनाओ। तो मैंने, अच्छा, आप जब कास्टिंग कर रहे थे तो क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आया एक भी बार कि जैसे जब आपने युद्ध की थी तो अनिल कपूर को झकास आज भी उनके साथ है, फिर चाहे वो माधुरी दीक्षित के साथ आपने काम किया हो, सनी देओल, बॉबी हो गए, फिर नसीर साहब को उनकी कमर्शियल फिल्मों में लाने वाले आप ही हैं, तो आपके दिमाग में आया कि मैं इन लोगों से संपर्क करूं, क्या इनमें से कोई मेरी फिल्म में काम करेगा? वो थॉट आया एक भी बार? नहीं, इस फिल्म के लिए नहीं, मैं उन सब के साथ काम करना चाहता हूँ। नसीर तो हर फिल्म में रहते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि क्योंकि मैं एक बजट लोग इसकी कहानी ऐसी है कि इसका बजट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात। सो दूसरी चीज़ क्या था, फिर भी एक चैलेंज होता है कि इसको एक आप बड़ी फिल्म कैसे बनाओ। तो मेरे को ख्याल, जो आप बोल रहे हो ख्याल है, मेरे को उल्टा ख्याल आया कि अभी इन सब लोगों के साथ मैंने काम कर लिया और आगे करूँगा सबके साथ, जो आपने नाम लिए मैं करना चाहता, लेकिन मुझे लगा अभी इस फिल्म में मैं थोड़ा सा कुछ लोगों को चांस दे दूं, कुछ अलग ट्राई करूं, कुछ डिफरेंट लुक दूं। और एक कंपटीशन आपके आगे वेब का रहता है, ओटीटी का रहता है, आप नए फेसेस देखते रहते हो। तो मैं देखता हूँ, मैं कभी भी कुछ देखता हूँ मेरे को सब नए फेसेस दिखते हैं बॉलीवुड के, वो शायद जाने पहचाने मेरे लिए, तो मैं ये फिल्म में क्यों ना करूँ। और तो मेरा, जब आप सोचते हो कि नए लोग लेने हैं, फिर आप किसी पुराने कलाकार को लोगे तो आप पैडिंग कर रहे हो, तो पैडिंग करने की एक्चुअली फिल्म की ज़रूरत नहीं है कि चलो 1-2 डाल दो, क्यों, तो उसका लुक ख़राब हो जाता है। तो मेरे को ख्याल नहीं आया इस फिल्म में, बिल्कुल नहीं, मेरे को उल्टा आया ख्याल कि जो वो लोग लो जो लोगों ने देखे नहीं है पहले। जैसे आपने बोला ना कि आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया, बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि फिल्में स्टार पावर पे चलती हैं आज के समय में, अगर थिएटर की बात करें तो। और आप एकदम नए बच्चों के साथ, नए लोगों के साथ फिल्म बना रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन तो आपने भी किया होगा कि हाँ, ये तो एकदम सही है। फिल्में चलती है, लोग स्टार्स को देखने आते हैं। दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री लो जहाँ पर सिनेमा है, जैसे हॉलीवुड है, वो भी स्टार पावर के ऊपर चलता है। तो स्टार्स का होना बहुत ज़रूरी, लोग देखना चाहते हैं जी। और आप 3-4 स्टार जोड़ दो तो और देखना चाहते, इसमें कोई शंका नहीं है, ये सही बात है। लेकिन फिर जब आपके पास बजट ही नहीं है तो काहे का डर फिर? हाँ। मैं क्या लूज़ करूँगा, क्या मेरा क्या होने वाला है? तो इसमें ये फिल्म सही फिल्म थी मेरे लिए, नए लोगों के साथ बनाने। अगर एक्सपेंसिव फिल्म होती, सब्जेक्ट बड़े कैनवस का होता, तो शायद मैं नहीं कर पाता। वो रिस्क लेना। हाँ, फिर मैं नहीं कर पाता, मैं करता भी नहीं, क्योंकि आपको वो सोचना पड़ता है कि आप इतना पैसा लगा रहे हो, क्या ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो या आपको बहुत पैसे बनाने, मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं। पर मैं यही सोचता हूँ, अच्छा है अगर पैसा जो आपने लगाया, मेहनत की है, उतना तो घर आए, तो नहीं तो रिस्क हो जाता है। तो इसमें मैं रिस्क, ये ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म में। और ये सही है आपका कहना कि फिल्में चलती हैं बिग नेम्स के साथ, और आज के टाइम में बिग नेम्स के साथ वो फिल्म ओवर बजट भी हो रही हैं और लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, और ऑडियंस को इस बात का पता है कि इतना बजट हो रहा है, लेकिन सुनने में आता है कि इस पिक्चर में नुकसान हुआ। अभी वो प्रोड्यूसर जाने नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ, तो ऐसे कहते हैं लोग। तो बड़े, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टर डालोगे और वो फिल्म नहीं चलेगी, वो एक्चुअली ज़्यादा बड़ा रिस्क है। जो जैसे मैंने किया, इतना रिस्क नहीं है। और तो वो स्टार्स के साथ, अगर आप बड़े स्टार्स के साथ फिल्म बनाओ तो उसमें भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि कहानी सबको सूट कर रही है, सबको जस्टिफाई कर रहे हो, फिर बजट भी कंट्रोल में होना चाहिए। करेक्ट। तो ये है, मैं शायद करूँगा अभी आगे, तो बहुत
उसको केयरफुली करना पड़ेगा। जी, जैसे अभी आपने बोला ना बजट, तो आजकल फिल्मों का बजट सुन के आप चौंक जाते हैं। जैसे अभी रामायण बन रही है तो कोई कह रहा है कि वो 1200 करोड़ में बनेगी, कोई कह रहा है वो 1400 करोड़ में बनेगी, प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि मैं इतना पैसा लगाने को तैयार हूँ। एक समय वो था जब कम बजट में फिल्में बन जाती थी, और इस बजट में फिल्म मेकिंग में लगने वाले पैसे के अलावा एक्टर्स की फीस, ऑनराज कॉस्ट, वो एक बड़ा हिस्सा ले जाता है। तो आप इन दोनों मतलब एक्टर्स की फीस के कॉन्टेक्स्ट में उस समय के बॉलीवुड को और आज के बॉलीवुड को किस तरह से आंकते हैं? ये इन्फ्लेशन है वो तो। अभी उन दिनों में बजट ही 1 करोड़ के होते थे, तो आप अगर आपने 1 करोड़ में से कुछ लाख दिए एक्टर को, वो सबकी प्राइस वैसे होती थी। तो ऐसा नहीं कि प्राइसेस बदल गई। उस टाइम एक्टर्स वैसे थोड़ा कम लेते थे, क्योंकि आपका बजट होता था तो उसका 15% 20% हम एक्टर को देते थे, तो 80% कोशिश होती थी कि फिल्म की प्रोडक्शन में लगे। आज वैसे नहीं हो रहा है। आई थिंक आज रेशो बदल गया है, तो ये गड़बड़ है। तो रेशो वही होना चाहिए अगर आपको फिल्म अच्छी बनानी, नहीं तो नुकसान होने का डर है, ये तो रहेगा। तो ये जो हो रहा है, ये कॉर्पोरेट्स आ गए, उनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने इंडस्ट्री को उठाया भी, और हमारी इंडस्ट्री की लुक भी आज, फिल्मों की लुक कितनी अच्छी हो गई। तो वो नहीं होती अगर कॉर्पोरेट्स नहीं होते। तो कॉर्पोरेट से कंट्रीब्यूट बहुत किया है, लेकिन एक ये है कि ये सोचना चाहिए कि जो एक्टर टू प्रोडक्शन रेशियो है वो करेक्ट रहे। तो वो मुझे नहीं लगता वो कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आप अपने इंटरव्यूज़ में भी बताते हैं कि गुलशन जी ने आपसे एक बात बोली थी कि एक्टर्स की फीस पर ज़्यादा पैसा मत खर्च किया करो, एक्टर्स को ज़्यादा पैसा देने से फिल्म की कॉस्टिंग बढ़ जाती है और ये सब। तो उस समय एक्टर्स की फीस आप कितना पैसा देते थे, क्या हुआ करती थी कुछ? उस टाइम तो सबकी फीस कम थी, सब लाखों में थे। अभी डिपेंड्स आप किस साल की बात कर रहे हो। जैसे अभी माधुरी हो गई, अक्षय, सनी हो गए, इन सब के साथ सबकी लाखों में इतना बजट नहीं होता था। अभी जैसे दीवार बनी तो आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन जी ने करोड़ों में लिया? नहीं, फीस वो था ही नहीं, ऐसा था ही। 3 लाख उस वक्त 30 करोड़ के आज मतलब है इक्वल। तो बेबी 300 करोड़ 3 लाख का मतलब आज के टाइम में देखो तो शायद कुछ भी फिगर हो सकती। तो उन दिनों में जब मैंने कहा किसी इंटरव्यू में, मेरा कहने का ये मतलब था कि सब एक्टरों की फीस कम थी, तो उन्होंने बोला कुछ एग्जाम्पल दो। तो जब मैंने वो एग्जाम्पल दिए तो ऐसे लगा कि मैं कम दे रहा हूँ पैसे। तो ऐसी हेडलाइन बनी कि जैसे मैंने पैसे कम दे दिए। मैंने पैसे कभी बहुत ज़्यादा कम नहीं दिए। मेरे फादर गुलशन जी हमेशा बोलते थे कि एक्टरों को पैसे थोड़ा कम दो, क्योंकि हम प्रोडक्शन पर बहुत खर्चा करते। तो वो इसलिए बोलते थे, बस देते तो थे हम लोग। अगर नहीं देते थे तो आपको क्या लगता था, एक काम करते हैं, एक्टर्स को पैसा तो देना पड़ता है ना आपको, तो उनको वो कैसे अपना घर चलाएंगे? अगर आपने बोल दिया एक्टर को पैसे नहीं देंगे तो उनकी इनकम कहाँ से आएगी? उस टाइम इतने एड्स तो होते नहीं थे, आज इवेंट्स होते हैं, एड्स होते थे, बहुत रास्ते हैं एक्टरों के पैसा कमाने। उन दिनों में इतने रास्ते नहीं थे। तो ठीक बात है कि मेरे डैडी बोलते थे, क्योंकि एक्टर हमेशा ज़्यादा मांगेगा। तो जब मैं उनसे बात करने को जाता था तो मेरे को वो थोड़ा चौकन्ना करते थे, थोड़ा टाइट रहना, कि उनको डर था कि मैं हाँ बोल दूंगा। तो और उनको काम करना था मेरे साथ या डैडी के साथ, तो डैडी को पता था कि जो भी हम ऑफर देंगे वो हाँ बोलेगा। और सबने हाँ बोली, और हम इतना अनरीजनेबल भी कभी नहीं रहे, क्योंकि एक्टर को पता चलो आपको 2 पैसे कम मिल रहे हैं, यहाँ 10% कम मिल रहा है, लेकिन ये फिल्म हिट होगी तो उसमें लॉन्ग टर्म में हमारा फायदा होगा, राइट और रॉन्ग। तो वो एक्टर क्या कैलकुलेट कि चलो 10-15% हमने डिस्काउंट दिया ना, इससे ज़्यादा क्या होगा। और वहाँ पर हमको एक फ़ायदा दिख रहा है, उनको एक फ़ायदा दिखता है डिस्काउंट के अगेंस्ट। तो थोड़ा सा अगर आप अच्छे प्रोड्यूसर हो, अच्छे डायरेक्टर हो, तो सारे एक्टर्स आपको कंसिडर करते हैं। पर एक नया आदमी आ जाए पैसे लेके, जिसने कोई फिल्म नहीं बनाए, तो एक्टर कुछ वो फिर प्राइस के लिए काम करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या बनेगा। बोलेगा पिक्चर तो अच्छी बनाएगा नहीं, अब मैं पैसे भी नहीं लूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। पर अगर आप उसको कन्विंस करोगे कि ये टॉप की फिल्म है, अच्छी बनेगी, तो कम कर देगी। पर एक्टर्स एक्चुअली इतने, अभी थोड़ा सा मटीरियलिज्म ज़्यादा हुआ है इन दिनों में, क्योंकि एक्टरों को पता नहीं चल रहा कि पिक्चरों में नुकसान हो रहा है। जो हम लोग जो फिगर्स भी दे रहे हैं आज फिल्मों का, मुझे लगता है कुछ फिगर्स सही नहीं हैं। इतने ये हो गया तो वो दिखाते फिगर्स, उधर नेटफ्लिक्स बिके और ये बिके,
तो फिगर्स इन्फ्लेट हो रही है, तो एक्टर्स को लगता है जब इतना बिजनेस हुआ तो हमको ये मिलना चाहिए। पर शायद मैं कह नहीं सकता हूँ, जो मैंने सुना है, जो आपने सुना है, वो फिगर्स, क्योंकि मैंने तो फिल्म बनाई नहीं, तो जो सुनने में आया कि फिगर्स फज हो रही, वो ठीक नहीं है। अब एक्टर को तो लगेगा कि मेरे वजह से इतना बिजनेस हुआ है, हाँ, तो मुझे तो भी आप चाहिए। जब उसके पास जाओगे तो वो फिगर दे के आपको कोट करेगा। तो आपको रियल फिगर्स देनी चाहिए। और दूसरा, एक्टर को ये समझना चाहिए कि बैक एंड ले ले थोड़ा, या थोड़ा सा कम कर ले। वैसे मेरा तो कभी बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ एक्टर के साथ। अभी देखो, मैंने अर्जुन रामपाल के साथ काम किया, 2 फिल्म की, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, उसने मेरे से आज तक 1 पैसा नहीं लिया। अच्छा। 3 या 4 बार मेरे चेक रिटर्न किए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछ सकते हो कि अर्जुन रामपाल का कोई चेक आया मेरी तरफ से? कभी नहीं आया। तो उन्होंने आपसे फीस ही लेता ही नहीं नहीं था मेरे से पैसे, क्योंकि मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। तो अब कैसे हम एक्टर को ब्लेम कर सकते? तो जब मैं पहले कुछ एक्टरों के बारे में कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा महारथी हूँ कि मैंने एक्टर को इतना दिया, ऐसे थोड़ी ना काम नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा था कि उस वक्त प्राइसेस कम थी, पर वो थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो गया। तो आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि एक्टर्स उन दिनों में कम पैसा लेते थे, सारे के सारे, और आज ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। तो आज प्राइसेस कुछ ज़्यादा हाई हैं, मैंने नहीं दिए, हाँ, पर जो सुन रहा हूँ मैं जी। एंड ऑल्सो अगर माधुरी का मैंने सुना आपने उस समय उनको 50,000 दिए, तो वो आज के हिसाब से आपको हो सकता है कम लगे, लेकिन वो उस समय के हिसाब, उस समय का तो उस टाइम मैंने सोनम को लिया था, मुझे लगता है मैंने 25 या 35 दिया, उससे भी कम दिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पर रेट्स ही कम थे ना। वो समय ही अलग था। मैं कोई उनकी ऐसी बुराई नहीं कर रहा जी, हूँ, मैं समझा रहा था कि कितनी इंडस्ट्री बदल चुकी है। और प्राइसिंग देखो क्या हो गई। ऐसे में कोई अभी मेरे को पूछते गए वो, अच्छा पता वो क्या, तो मेरे को सोचना पड़ा। अभी मेरे इतने साल हो गए, तो मेरे को 2 मिनट सोचना पड़ा कि माधुरी दीक्षित पूछता ही गया, तो मैंने बोल दिया ये फिगर थी। तो वो फिगर थी, पर वो हाई फिगर थी उन दिनों में। 50,000 का मतलब है शायद 5 करोड़, मुझे क्या पता क्या है आज के टाइम में। तो और एक्टर आपको क्या, ऐसे थोड़ी ना कोई काम करेगा। अगर आप उनको डीवैल्यू करेंगे तो कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। तो आप ज़्यादा, आप थोड़ा सा डिस्काउंट मांग सकते हो, पर एकदम डीवैल्यू तो किसी एक्टर को करना भी नहीं चाहिए, वो अच्छी बात नहीं। तो ऐसे तो हमने नहीं किया कभी। जी। आपकी पहली फिल्म युद्ध जब आपने डायरेक्ट की थी, फिर उसके लिए अनिल कपूर को कास्ट करना, बाकी पूरी टीम को अप्रोच करना, वो सब कैसे हुआ? मतलब मैं वो किससे सुनना चाहती हूँ कि कैसे आपके मन में आया कि अच्छा इस रोल के लिए अनिल को कास्ट करते हैं। आपने कैसे आप अपने एक्टर्स को स्पॉट कैसे करते थे? देखो ऐसी बैठे बैठे तो नहीं होता। हाँ। आप जब सर्कुलेट करते हो, सुभाष जी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप था डैडी के साथ, तो उन्होंने रेकमेंड किया मुझे कि जैकी श्रॉफ को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं तेरे को दिखाता हूँ, बहुत अच्छा। मैंने देखा भी, मुझे बहुत पसंद आया। फिर अनिल को मेरे को ढूंढना पड़ा इंडस्ट्री में कि किस एक्टर के बारे में चर्चा हो रही है, किस एक्टर के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो टैलेंट किस में है। करते करते मुझे पता चला ये एक लड़का है जो ऊपर आने वाला है, और इस पर टैलेंट है, एक दिन ये स्टार बनेगा, और ये बहुत मेहनती है, और इसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। तो मैंने झपट लिया। तो ये थोड़ा होमवर्क होता है इसके पीछे, ये कोई सपने में नहीं आता है कि आप एक दिन सो रहे हो, हाँ अनिल कपूर को लो, उसके आपको बहुत छानबीन करनी पड़ती है। हैव टू बी अ जासूस। फिर आप इधर गए, उधर पूछा, पता हो यार कुछ हेल्प करो मेरी। कास्टिंग इज अ डिफिकल्ट जॉब। यस, एब्सोल्युटली। और फिर वो एकदम परफेक्ट फिट मिलना, और वो आपकी स्क्रिप्ट के साथ जा रहा है, कहानी के साथ जा रहा है। तो मैंने अनिल कपूर जी को झकास वर्ड भी दिया। एग्जैक्टली, मैं उस पे आने वाली कि वो क्या स्क्रिप्ट का हिस्सा था या वो इम्प्रोवाइजेशन हुआ सेट पे, कैसे मिला वो झकास? इम्प्रोवाइजेशन तो नहीं हुआ, ये उन्होंने तो नहीं लिखा। मेरे असिस्टेंट जो थे उस वक्त, जो मेरे डायलॉग लिख रहे थे, उन्होंने लिख के मुझे, मैंने बोला यार 10 नाम लिख के दे, वर्ड्स। तो ये मेरे को वर्ड पसंद आया, और मैंने उसको बोला बोल कैसा है, बोलता है जो उससे 2-3 वैसे मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने अनिल कपूर को दिया, और उसको बोला भी अगर तुम पूरी फिल्म में ये बोलोगे, तो उसने जान डाली उस वर्ड। हाँ। किसने? तो अनिल कपूर को क्रेडिट जाता है। मेरा क्रेडिट ये है कि मैंने वो वर्ड चुना, मैंने लिखा नहीं। तो ये क्रेडिट उसको जाता है जिसने लिखा। इसी तो इसमें क्या होता है, टीम वर्क होता है। हाँ। एक आदमी एक आइडिया देता है, वो आइडिया मुझे पसंद आता है, उसको मैं
बोलता हूँ मैं यूज़ करूँगा, फिर उस एक्टर उसको एक कलर दे देता है और उसको एक स्टाइल से बोलता है कि उसको भी वो वर्ड अच्छा लगता है। तो ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी वजह से हुआ है, मैं उसमें ऑफ कोर्स डायरेक्टर की कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम उसकी होती है, क्योंकि डिसीजन उसने बनाना है फाइनल। तो इसलिए डायरेक्टर को बोलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, इससे ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि फाइनल पिक्चर नहीं चले उसको डंडा पड़ता है, और चले तो उसको फिर फूलों का कहते हैं गुलदस्ता भी मिलता है, राइट? और बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये डायरेक्टर का बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, तो इसलिए ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। और वो अनिल कपूर को मैं बहुत खुश हूँ कि वो कहीं भी जाता है युद्ध को लोग याद करते हैं उस वर्ड की वजह से। एग्जैक्टली, वो झकास और अनिल कपूर दोनों सिनोनिम हो गए एक दूसरे के, अलग किया ही नहीं जा सकता उन दोनों को। फिर जब युद्ध चली नहीं बॉक्स ऑफिस पर, आपके मन मुताबिक या जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा परफॉर्म नहीं किया, आपने गुस्से में त्रिदेव बनाई। हाँ, एक्चुअली क्या था, युद्ध चली, पर लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जैसे गुलशन जी की पिक्चरें चलती थी, जैसे दीवार थी वैसे चलेगी, वैसे कैसे चलेगी? तो इट वाज कमर्शियली हिट, और उसमें बहुत समय लगा था फिल्म बनाने में, और बजट भी काफ़ी था। फिर भी सिल्वर जुबली करी थी, मुझे अभी भी याद है अप्सरा में, मैं डैडी से पूछता था कि ये जेन्युइन है कि आपने टिकटें फाड़ी हैं? बोलते नहीं जेन्युइन है। तो मुझे फिर बाद में लगने लग गया, बहुत लोगों ने कहा अच्छी पिक्चर है, और जो भी उसका बिजनेस हुआ था ऑर्गेनिक था, और वो लोग जो मर्जी बोले पर वो हिट फिल्म है, भाई उतनी बड़ी नहीं है पर हिट फिल्म है। तो और नहीं तो देखो, अगर पिक्चर नहीं चले ना, झकास भी नहीं चलता था। ये मैं आपको और पिक्चर फ्लॉप होती तो किसी को कुछ याद नहीं रहता तो आइडेंटिफाई आप नहीं करोगे उस फिल्म से, क्योंकि लोगों को पिक्चर पसंद आई तो ये चीज़ ज़्यादा पसंद आ गई। तो पिक्चर चली थी, उतनी मतलब सुपर डुपर हिट नहीं थी, पर हिट थी। फिर त्रिदेव की कास्टिंग भी इतनी आसान नहीं थी, चाहे वो तीसरा मेल लीड हो या फिर फीमेल एक्ट्रेस लीड की कहानी हो, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे कैसे हुई। आप मुझे बताइए, मैं किसके पास गया? आपको पता है? आप बताइए। मैं आपसे मुझसे सुनना चाहता हूँ। मैं गया चंकी पांडे के पास, और बहुत चक्कर काटे उसके, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और वो करना चाहता था कुछ, ऐसी दाल गली नहीं, और उसको शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मैं फिल्म अच्छी बनाने वाला, नहीं तो छोड़ता, कोई एक्टर नहीं छोड़ता। तो ठीक है, बचपना कह लो, वो बहुत अच्छा लड़का है, पर नेक्स्ट पिक्चर में मेरे पीछे पड़ गया, विश्वास में मैंने लिया उसको। तो ऐसे कुछ अनबन नहीं हुई। नहीं अनबन नहीं, मैं तो सिर्फ कास्टिंग का किस्सा जानना चाहती हूं। मुझे लगता है उसको, पर उस पर मेरे को लगता है डेस्टिनी कह रही थी कि नसीर का आना है इस फिल्म में। हाँ, मैं वही समझना चाहती हूँ कि अगर नसीर का नहीं आना होता, ये हाँ बोल देता। हाँ, तो इसकी भी गलती नहीं। यस। तो वो नसीर का आना था, उसकी किस्मत में था गाना। और उसको कमर्शियल सिनेमा में लोग एंट्री मारनी थी। तो ये सब भाग्य की बातें होती। आपके जो भाग्य में, आप लक से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये उसके भाग्य में था, मैं तो यही समझता हूँ। तो मैंने लिया, और आई वाज वेरी हैप्पी। तो वो दिमाग में कैसे आया कि नसीर को? उस टाइम जब मैं फंस गया, तो मैं जब सोचने लग गया इंडस्ट्री में कौन है, तो ये फेस मेरे इसलिए आगे आया बिकॉज आर्ट सिनेमा में इन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया हुआ था, और ऐसा काम था कि सब बात करते थे इनकी एक्टिंग का, पर कोई लेता नहीं था। तो मैंने डैडी को बोला, नहीं मेरा मन है, अगर आप ओके करो। तो इन्होंने 2 मिनट सोचा, इनको एक्चुअली क्लियरली पता नहीं था नसीर के टैलेंट के बारे में, डैडी को इतना, पर बोला तुम श्योर हो? मैं बोला हाँ। तो इसे अगर तुम श्योर हो ले लो ना, क्या मेरे से पूछ रहे हो? तो 2 मिनट में ओके हुआ नसीर जी के साथ मेरा, और उस दिन से आज तक ओके है। और इट वाज, कहते कभी कभी जोड़ी कहते भगवान बनाता है ऊपर से, तो एक एक्टर डायरेक्टर की भी जोड़ी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल। तो वो भी कहीं लिखा हुआ था ये, और कहते विधाता ने लिखा होगा। तो ऐसा होता है, ये सब किस्मत का खेल है। तो ऐसे हम बोलते हमने कर दिया, ये हो गया, चमत्कार कुछ नहीं होता, ये सब लिखा। मैं तो यही समझता ये होना है, जो चीज़ होनी है वो होती है। अगर पिक्चर नहीं चलनी, वो नहीं चले। तो जिस पिक्चर का चलना होता है आप क्रेडिट ले लो, ऐसा नहीं है। वो उसकी हर फिल्म की डेस्टिनी होती है, उस फिल्म में डेस्टिनी में था नसीर का आना, एंड वो आए। आपने ये सुना है या नहीं सुना है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वो अपने कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये कहा है कि वो राजीव राय की फिल्म पैसों के लिए करते थे। उल्टा,
मेरे से पैसे कभी नहीं लिए। मैं हर फिल्म में उनको पैसे एंड में दिए हैं, हाँ। चलने के बाद। इट्स अनदर अर्जुन रामपाल केस। तो पैसे तो उल्टा है एकदम। हाँ। एकदम उन्होंने ये कहा, आई थिंक मेरे को याद है कि चंकी पांडे की प्राइस उनको कहीं से पता चलेगी कि चंकी पांडे पैसों की वजह से नहीं हुआ जी। तो उन्होंने कहीं पूछा होगा, तो उन्होंने बोला, पर वो नहीं, उनको नहीं, उन्होंने, मैं सोच रहा हूँ, तो नहीं, उन्होंने ये कहा मुझे तो बहुत पैसे मिले, पर मैंने तो उतने दिए ही नहीं, मैंने तो बहुत कम दिए। तो उन्होंने बोला मेरे लिए तो बहुत थे। तो ऐसे उन्होंने कभी मेरे से आज तक पैसे की बात नहीं की, आज तक नहीं की। हमें कसम खा के मैं कह रहा हूँ, नहीं, उन्होंने कभी पैसे की, यही तो इज्जत होती है डायरेक्टर की। तो फिर मेरी क्या है, फिर मैं सबको, तो ये उनकी ग्रेटनेस है, इतने काबिल एक्टर है, मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं। कौन देता है डायरेक्टर को रिस्पेक्ट? तो मैक्सिमम रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दिया है। और मैं कोई इतना भी अच्छा डायरेक्टर नहीं हूँ, बेटर एक्टर है। अगर आप उनको देखो तो इज अ बेटर डायरेक्टर देन आई एम ए बेटर एक्टर देन आई एम अ डायरेक्टर। तो मेरे वो तो बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे, तो आज भी देते हैं। तो क्या कहूँ, पैसे के लिए कभी काम नहीं किया, गलत है। अच्छा, ओके। जब आप फिल्म बना रहे थे, अपनी पहली फिल्म आपने की, उससे पहले आपने किसी को असिस्ट किया या सीधा? जी हाँ, मैंने यश जी के नीचे 3 पिक्चरें की। अच्छा। यश जी ने डैडी के साथ 8 पिक्चरें बनाई, जिसमें से 3 में मैंने असिस्ट किया एंड में। कौन कौन सी फिल्में थी? पहली थी त्रिशूल, हाँ। फिर थी नूरी, अच्छा, कुत्ते वाली फिल्म, पूनम ढिल्लों। फिर थी काला पत्थर। ओके, ये 3 थी। उसके बाद हाँ युद्ध बनाई मैंने। जी हाँ, फिर आपने युद्ध बनाई। तो ऐसे कभी आपको अपने पिताजी से टिप्स मिलते रहते थे टाइम, जैसे एक तो एक्टर्स वाला हो गया, या वो सेट पे आते थे तो वो उस तरह के कोई टिप्स वो आपको देते रहते थे? मेरे पिताजी कभी भी सेट पर किसी फिल्म में नहीं गए। अच्छा, नहीं गए? वो नहीं जाते थे सेट पर। वो एक बार कहानी सुन ली, ये ओके, सारे पॉइंट्स ओके हो गए, तो सेट पे जाके क्या चाय पीनी होती, तो आपको क्या काम धंधा छोड़ के चाय पीने आएंगे ना? उनके पास सब सेट था। तो कभी कभी फिल्म में 2 बार आ जाते थे, लोग बोलते थे सेट बनाए, अब गुलशन जी जरा आके सेट देखो, तो आ जाएंगे। हाँ। पर वो उनको आएंगे 2 मिनट चले जाएंगे। वो इंटरफेयर, टेक्निकली वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, एक बार फिल्म बन गई, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर वो बोलते थे ये रीशूट करो, ये ठीक नहीं है, या ये मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, ये पिक्चर गलत बन गई है। फिर डायरेक्टर्स को सहना पड़ता था। पर अगर अच्छी बनी तो बोल देंगे अच्छी बनी है, कुछ नहीं करना। दीवार में बोल दिया था कुछ नहीं, कोई रीशूटिंग नहीं थी। तो ऐसा हाँ, ऐसे कड़क आदमी नहीं थे, वो बहुत सॉफ्ट, और जोक्स हमेशा हंसते रहते थे। वो हर दिन एटलीस्ट 100 जोक्स क्रैक करते थे मेरे पिताजी। अरे वाह। हाँ, तो वो ऐसे लाइट, बहुत ही कहते हैं लाइट हार्टेड और फन आदमी थे। आई मीन एकदम ही नेचर उनकी बहुत हैप्पी गो लकी। अच्छा, आपके ना विलेंस की बात करें तो अजगर जुर्राट हो गया, तपस्वी गुंजाल हो गया, नागदंश, ये वो नाम है किरदारों के जो एकदम क्लिक करते हैं, आपको याद रहते हैं। ये वो किरदार हैं विलन होने के बाद भी आपके साथ रह जाते हैं। तो कैसे ये नाम कैसे रखे आपने? अच्छा, अभी आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मुझे याद है मैं स्क्रिप्ट लिखता था, तो जब मेरे जो डायलॉग राइटर थे, असिस्टेंट हो या जो भी हो, तो मैं उसको हर एक्टर के लिए बोलता था मेरे को 10-10 नाम चाहिए। अच्छा। हर एक्टर, यही जैसे झक्कास लिखा, तो मैं बोला मेरे को 10 एक्सप्रेशन चाहिए। तो जब नाम होते तो ये इतना अच्छा लड़का था तो मेरे को देता था ही 10-20। तो नेक्स्ट डे आता था, अच्छा अमरीश पुरी के लिए ये है नाम, इसके लिए ये है नाम। तो मुझे बहुत, मेरे को नाम से बहुत एक डायरेक्टर क्यों ये नाम निकल के आया, क्योंकि मेरे को नाम से उस एक्टर को शायद उसका एक पर्सनालिटी मेरे को बनानी होती और मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, तो फिर मैं चुनता था। नाम मैंने सारे चुने हैं, लिखे नहीं हैं। अच्छा, आपके पास ऑप्शंस आए? हाँ, ऑप्शंस होते थे, यस। ऐसा नहीं कि मैंने, ऑफ कोर्स अजगर था, मैंने त्रिदेव में भुजंग था, हाँ, मतलब नाग, तो इस पे अजगर कर दिया, मतलब एक तरह का सांप। तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सिमिलर किया, तो वो मेरे माइंड में था। तो ऐसे मैं लिखवाता था लड़कों से, यार कुछ ऑप्शन दो और लिखो। तो लड़के शौकीन होते हैं, यंग लोग, तो लिख के लाते हैं, फिर जिसकी लैंग्वेज अच्छी है वो आपको ऑप्शंस देंगे। तो ऐसे हुआ जी। अच्छा, इस फिल्म की क्लाइमेक्स सीन की मैं बात करना चाहूँगी। हम अक्सर डिस्कस करते हैं उसको, हमारी सिनेमा टीम जब भी बैठती है उस सीन को। अजगर जुर्राट भाग रहा है, उसके पीछे सनी देओल का किरदार भाग रहा है, वो प्लेन से लटक जाता है। आजकल तो जैसे
एक्शन सीन शूट करने में VFX का अच्छा खासा Yes, इस्तेमाल yes, होने yes. लगा है, उस समय कैसे होते थे एक्शन नहीं, सीन? VFX नहीं होते, रियल था सब। रियल का मतलब चीटिंग होती है एक्शन में, जैसे आप मुक्का मारो तो आपको मिस पता होना चाहिए, तो स्क्रीन में ऐसे लगेगा लगा, पर कभी लगता तो है नहीं, थप्पड़ भी नहीं लगता, तो आपको कैमरा एंगल एक तो डालना पड़ता है सही, और उसको चीटिंग कहते हैं। और एक्टर्स एक्सपर्ट होते हैं, उनको एक्शन करना आता है, सीखे होते हैं, जैसे डायलॉग सीखते। तो एक्शन सिमिलरली उन दिनों में, जैसे अगर मान लो आपने ये टेबल तोड़ी, वो तो फेक होती है। अभी आपने सीन में रियल टेबल दिखाई, अब उसके ऊपर किसी को गिरना है तो उस शॉट के लिए फेक होगी, उसके पहले रियल थी, पर सडनली वो शॉट आएगा वो फेक है, पर आपको नहीं पता चलेगा। आपकी फिल्मों के गाने भी बहुत Yeah. चर्चा में रहते हैं, और अगर हम अभी इस फिल्म की बात करें विश्वात्मा की, तो सात समंदर पार Yeah. को कैसे भूल सकते हैं। जब ये गाना बन रहा था, पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे बना ये गाना, Yeah. कैसे ये लिखा गया, उसके बाद इसकी मेकिंग का पूरा प्रोसेस, और जिस समय ये गाना बन रहा था आपको लगा था कि ये इतना कल्ट, इतना पॉपुलर हो जाएगा कि आज भी शादियों में, Yeah. पार्टीज में, फंक्शंस में ये गाना बजता ही बजता है? नहीं, मुझे नहीं लगा था ऐसे, कभी भी नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं। जितने भी गाने बने हैं तो आपको नहीं पता चलता कौन सा चलेगा, एक थोड़ा सा ऑफ कोर्स आइडिया पता चलता है कि ये जो गाना है अच्छा पसंद आ गया, ये बहुत अच्छा बन गया, पर ये हिट होगा वो नहीं पता चलता। तो इसका शूट का कोई किस्सा, मेकिंग का कोई किस्सा? इसमें बख्शी साहब लिखते थे, उनको सिचुएशन देनी पड़ती थी, तो ये सिचुएशन है, एक लड़की कंट्री छोड़ के आई है, तो वो हमेशा सिचुएशन को लेके लिखते थे। और बहुत उनका तो मेन कंट्रीब्यूशन विज्जू को छोड़ के उनका रहा है, तो जिनकी वजह से विज्जू और मैं दोनों काफ़ी बातें करते हैं कि वी मिस बख्शी साहब टुडे, बिकॉज उन्होंने क्या गाने लिखते थे। तो लिरिक्स राइटर का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है गाने के हिट होने का। करेक्ट। हम जैसे अगर हम मोहरा की ही बात करें, तो मैं आपकी फिल्मों के मेकिंग के किस्से पढ़ रही थी, और मैंने वो यहाँ पे लिखे भी हैं, तो आपको इस फिल्म में भी फीमेल कास्टिंग के लिए थोड़ी सी दिक्कत आई थी। कैसे हुई कास्टिंग? क्योंकि कास्टिंग भी पहले दिव्या भारती थी, वो गुजर गई, उनका एक्सीडेंट हुआ, मैं 10 दिन की शूटिंग कर चुका था। रवीना के साथ भी एक प्रमोशनल वीडियो शूट हो गया था ना? रवीना के साथ क्या हुआ था? एक प्रमोशनल वीडियो शूट नहीं, हो गया। कुछ भी नहीं। अच्छा। क्या उससे तो इतनी पिक्चरें की हुई थी, क्या दिखता था? हाँ। वो थोड़ी ना आप स्क्रीन टेस्ट लेते हो, जो लड़की 50 पिक्चरें करके बैठी वो हॉलीवुड में होता है, यहाँ नहीं होता ऐसे। तो वो फिर मेरे को सोचना पड़ा किसको डालना है, तो डैडी ने सजेस्ट किया मुझे कि जो उनके फादर है रवि टंडन, और डैडी के बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने बहुत सारी पिक्चरें डैडी ने उनकी डिस्ट्रीब्यूट की थी, काफ़ी फिल्में, तो बोलते थे मैं उनके लिए बहुत लकी रहा हूँ, तो तुम इस लड़की के लिए बहुत लकी रहोगे, इसको ले लो और इसको बोलो मैंने ये कहा। तो मैंने घर जाके उसको बोला, तो बोलती नहीं मैं कर रही हूँ। तो वो बहुत इजी हुआ, एक फैमिली रिलेशंस होते हैं ना, जान पहचान होती है, तो बाहर के लोगों को थोड़ा कई बार अप्रोच करना मुश्किल होता है, पर अगर आप इंडस्ट्री में हो और आप पिताजी को जानते हो, किसी को जानते हो या फ्रेंड को जानते हो, तो एक अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान था क्योंकि एक्सेसिबल थे लोग, जिसको नेपोटिज्म बोलते लेकिन उसके आगे की जर्नी तो आपकी खुद की ही रही है सर। वो तो आपकी खुद की जर्नी है। अच्छा, इस फिल्म का भी गाना टिप टिप बरसा पानी आज तक रवीना के साथ ही ये गाना जुड़ गया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये गाना शूट हो रहा था तो वो 102 डिग्री बुखार में थी। वो थोड़ी अनवेल तो थी। अभी 102 था तो वही जाने बाबा, क्योंकि मैंने अगर थर्मामीटर देखता तो मैं कैंसिल करता, क्योंकि 102 में तो बहुत मुश्किल है। पर उसने पूरी जान लगाई थी गाने में, बीमार थी। अब एग्जैक्टली क्या टेम्परेचर था तो डॉक्टर बता सकता, तो वो मेरे को उन्होंने नहीं कहा। इतना होता था, अब शूट नहीं कर सकते। 102 बहुत हाई फीवर होता जी। हाँ, 104 में तो आदमी डेथ बेड पर आ जाता। तो वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, ये पता है कि थोड़ी वेल नहीं थी। आपको अगर अपनी किसी भी फिल्म को रीमेक बनाना हो आज के समय में, तो कौन सी फिल्म का बनाएंगे? मेरे को करना हो? हाँ। देखो, त्रिदेव तो मैंने लिखी थी जब मेरे को नहीं करना था, पर मेरे को किसी ने कहा ये बनाते हैं, सलमान खान ने, और वो मेरे दोस्त थे, वो चाहते थे कि मैं उनके टैलेंट एजेंसी में जो उनके लड़के थे उनके साथ बनाऊँ। तो मैंने 1 महीना कुछ काम किया, मैंने उसको स्क्रिप्ट भी लिखी,
फिर पैंडेमिक आ गया तो रह गई। पर वो मेरा आइडिया नहीं था, वो भाई जी का आइडिया था। तो उन्होंने मुझे कहा ऐसे ऐसे, तो मुझसे मतलब चाह रहे थे तो मुझे बुलाया। मैंने उनसे बहुत लंबे ये एसोसिएशन है उनके साथ। तो जब से वो एक्टर नहीं थे मैं उनको जानता हूँ। तो मेरे को ठीक है, मैं कुछ काम नहीं कर रहा था तो मुझे लगा एक जॉब मिल रही है, मैं ना क्यों करूँ, यू नो, ये पैसे भी, मालदार है आदमी तो पैसे भी लगा देगा। तो मेरे को अच्छा लगा कि जब उन्होंने मुझे कहा और मैंने लिखा। नॉर्मली मैं रीमेक नहीं करता। फिर पर मैंने मेरी जितनी पिक्चरें हैं तो एक पता नहीं मेरे को एक आइडिया आया तो मैंने दीवार को रीराइट किया। पर दीवार एक कहानी अलग है, सिर्फ टाइटल है। तो लोग कहेंगे अगर ये बनेगी कि मैंने रीमेक किया, रीमेक बिल्कुल नहीं है। मतलब उसके साथ ना स्क्रीन प्ले उसका है, ना डायलॉग्स है, ना स्टोरी है, कुछ ऐसे मिलता जुलता नहीं है, सिर्फ दो भाइयों की कहानी है, ये मिलता है। अब इसको तो आप रीमेक नहीं कह सकते। तो वो क्योंकि मुझे वो दीवार बहुत पसंद थी तो मैं हमेशा सोचता था अगर मैं बनाता तो लिखता तो इस टाइटल को कैसे लिखता। तो वो मैंने मन में लिखा है। शायद मैं कभी बनाऊंगा नहीं, पर ये ज़रूर मैं इंस्पायर हुआ। और मैंने कोई ऐसे पेपर लेके नहीं लिखता, मैं वो माइंड में ही लिखता हूँ। तो वो एक आइडिया है जो आया। अदरवाइज मैं रीमेक के थोड़ा खिलाफ, आप पिक्चर को पार्ट 2 बना दो, उसका सीक्वल बना दो। टाइटल यूज़ करने में मुझे इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भी मैं थोड़ा खिलाफ। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें फ्रेश टाइटल यूज़ करेंगे ना तो लोग बोलेंगे वो फिल्म है, उसका सीक्वल है, कहीं ध्यान आपका वहाँ चला जाएगा। तो मैं थोड़ा झिझकता हूँ इससे। मैं जहाँ तक आई एम कंसर्न, मैं शायद नहीं करूँगा कोई भी रीमेक। तो ये जो आप सलमान खान वाली फिल्म बता रहे थे, जो आपने लिखी थी, आप कह रहे हैं वो नहीं, उसमें सलमान खान नहीं थे, एक्टर नहीं थे, प्रोड्यूस कर। वो मेरे को बोला कि मेरे जो लड़के हैं जो मेरी टैलेंट एजेंसी में है, तो मैं वो 3 लड़कों को चांस देना चाहता हूँ तुम्हारे साथ कि तुम डायरेक्ट करोगे। तो मैं बोला क्यों नहीं करूँगा, मैं तो करता ही हूँ, किसी के साथ भी कर लेता हूँ काम। तो वो फिर बोला मेरा मन है त्रिदेव के ऊपर। तो मेरा उस टाइम मैं कुछ कर नहीं रहा था तो मैंने लिख दिया। फिर पैंडेमिक आया, फिर सब बिजी हो गए। फिर जोरा पर आ गया। फिर मैंने उनको बोला इज इट ओके मैं कर लूँ, ये फिल्म कभी और बनाते हैं, किसी और समय में हम सोचेंगे। बोले नहीं हम ये बनाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मैं एक छोटी सी पिक्चर बना रहा हूँ तो इसे कोई हेल्प चाहिए। ऐसे मीनिंग क्या, मतलब पैसे वैसे मैं दूँ? सलमान ने पूछा। छोटी पिक्चर है, 2 करोड़ की है, तो तुम क्या, मैं तुमसे क्या पैसे लूँ? तो आपने कभी सलमान के साथ फिल्म करने की नहीं सोची? कोई फिल्म प्लान नहीं की उस समय भी? नहीं, हमारी कभी इतनी बात नहीं हुई। कभी मैंने, अभी मेरे को बोलते तो शायद मैं सोच लेता। अगर वो बोलते कि अगर इतना बड़ा एक्टर है मुझे बोले आपके साथ काम करना तो डेफिनेटली मैं करूँगा। पर मैं थोड़ा, मेरे को शर्म आती, मैं एक्टर को बोलता नहीं। जी। आप मल्टी स्टारर फिल्में कर रहे थे, फिर आपने की गुप्त। वो कैसे, मतलब वो लीक कैसे ब्रेक किया आपने कि नहीं इसमें मैं बहुत सारे स्टार्स नहीं लूँगा? किस में? गुप्त में। हाँ, गुप्त मल्टी स्टारर है, 2 हीरोइंस है, नंबर 1 और 2। हाँ, वहाँ बाकी फिल्मों में आपके बहुत सारे एक्टर्स, 3, 4, 5 एक्टर्स। हाँ, आपको नाम नहीं याद, लेकिन विलन ज्यादा है। विश्वास से सब विलन भरे हुए। मल्टी स्टार ठीक है, 3 हीरो नहीं, कहानी ऐसी थी ना। अब उसमें ओमपुरी जी थे, पर पहले नसीर थे। नसीर की डेट्स थी, उन्होंने ओमपुरी। तो अगर उसमें नसीर होते, नसीर बॉबी और ये 2 लड़कियां होती तो एक तरह की फीलिंग तो मल्टी स्टारर की आती। पर डेफिनेटली वो कहानी एक लड़के की थी और मुझे वो कहानी पसंद थी। तो मैं हमेशा थोड़ी ना जिंदगी भर करता रहूँगा, सब्जेक्ट भी चाहिए ना। अभी मैंने एक नेक्स्ट फिल्म लिखी है तो उसमें करीब 12 हीरो हैं, पर उसमें 9 रहेंगे। 9 जो आपने अब लिखी है। वो जेल एस्केप के ऊपर है, 9 कैदी भागते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो सभी एक दर्जे के हो गए। तो अगर मैंने कहा वो मुझे बहुत पसंद है सब्जेक्ट, तो ऐसा मैंने नहीं किया। जैसे जोरा मैंने नहीं किया, अब नेक्स्ट में ज़्यादा कहानी नहीं एक्सपोज करूँगा। पर वो मल्टी स्टारर से भी ऊपर है। पर वो एक्टर स्टार्स तो मैं नहीं ले सकता 9। मतलब मैं सब नहीं लूँगा। 2 स्टार साथ पे काम नहीं करते तो 9 कहाँ करें। पर वो एक फीलिंग उसकी मल्टी स्टारर की है, माउंटिंग। आपने जितनी फिल्में की, सबसे मुश्किल कौन सी फिल्म शूट करना रहा आपके लिए? मेरे लिए
थोड़ा सा मुझे लोकेशन लगता है के एक हिसाब तो से, थोड़ा सा एक्टर्स की डेट्स, विश्वात्मा रहा, क्योंकि मैं कीनिया में था और मुझे हमेशा डर था फॉरेन कंट्री में, और उस वक्त फ्रीडम नहीं थी वहाँ, इट वाज मिलिट्री रूल था ना, तो आपके पास थोड़ा कंट्री थोड़ी अनसेफ सी लगती थी। हालांकि कुछ हुआ नहीं, अच्छी कंट्री है, पर वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था बाहर जाके पूरी फिल्म बनाना, पर नॉट बिकॉज ऑफ एक्टर्स, बिकॉज ऑफ ये लोकेशन। तो पर उस पर कोई अड़चन नहीं आई और स्मूथ गई फिल्म। पर सबसे डिफ़िकल्ट फिल्म अगर मैं सोचूं तो ऐसे तो सब में एक लेवल की थी, मेरे को सब में उतनी मेहनत करनी थी। तो ऐसे कोई सब एक ऐसा है नहीं मेरे, मैं गुप्त कह सकता हूँ, लेकिन फिर मैं सोच पे पढ़ता हूँ गुप्त अच्छा वो डिफ़िकल्ट थी, तो फिर मैं सोचता हूँ नहीं आई थिंक मोहरा थी। पर मैं अभी सब में उतनी मेहनत गई, ये एक्शन पिक्चरों में बहुत मेहनत जाती है। हाँ, और उसके बाद से जैसे जब आप इतने सारे एक्टर्स को लेके फिल्म बनाते तो क्या डेट्स वेट्स का इशू भी आता था? आता है, 100% आता है, और आपको सबको बैलेंस करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, और सबको सही ट्रीटमेंट देने के हर एक एक्टर्स। जो मेरा मल्टी स्टारर में नाम थोड़ा बहुत जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने सबको बैलेंस किया है। अगर मेरे पास 15 एक्टर है तो सबको जस्टिफाई किया, और विलन्स को भी, मैं विलन्स की भी बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा नहीं लगा कि यहाँ मैंने कुछ अन्याय किया है, ये सारे विलन अच्छे लगे। सब लोगों को मज़ा आया फिल्म का, कि हर कैरेक्टर का अपना एक रोल था, अपने एक डायलॉग बाजी थी, अपना एक कलर था। तो ये डायरेक्टर का यही तो जॉब, और क्या डायरेक्टर और क्या कहला, और डायरेक्टर का काम क्या है। और जैसे इतने सारे एक्टर्स होते थे सेट पे, तो कंपटीशन होता था एक्टर्स में उस दौर में, या बड़ा फ्रेंडली सा माहौल रहता था सेट होता पे? है कभी बार अब सुनने में आता है कि कभी कभी एक्टर्स कभी बहुत बड़ी पिक्चर टेंशन होती है। मेरे साथ नहीं कभी नहीं, लोग कहते हैं क्योंकि मल्टीप्लेयर हुआ ही नहीं, आज तक किसी ने लिखा ही नहीं, अगर लिखा है तो गलत लिखा, जो चीज़ हुई नहीं मैं आपको कैसे बोल दूँ ये हुई, होनी चाहिए ना। तो ऐसे नहीं, पर लोग कहते हैं, कभी मेरे को लोग बोलते हैं अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का मोहरा में, पर कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर बॉबी देओल के साथ क्या होना था, त्रिदेव में सनी देओल इतना सीधा आदमी है, वो कभी तो चुप रहता है सेट पर, वो तो है ही नहीं, इज द नाइसेस्ट पर्सन टू वर्क विद, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर विश्वात्मा में क्या होना है, नसीर ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी, नसीर सनी इज द स्टार, तो क्या प्रॉब्लम होनी। एंड देन सेम थिंग विद मोहरा, आई बैलेंस द रोल वेरी वेल, सारे गाने तो अक्षय को मिले थे, तो क्या प्रॉब्लम आनी है। उसके बाद नहीं ऐसी कोई कुछ नहीं ऐसा। फिर आपने अक्षय के साथ कभी काम नहीं किया? अक्षय के साथ वो बिज़ी हो गया इतना, और डेट्स की प्रॉब्लम, और फिर मेरे माइंड में भी नहीं आया कोई ऐसा रोल कि वो इतना बिज़ी है। फिर उसकी सुनने में आता था कि प्राइस भी आपको अफोर्ड होना चाहिए ना एक्टर, तो मैं आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड अक्षय कुमार। जो मे बी वो बोलेगा फ्री में कर रहा हूँ, आई डोंट नो, ये इंटरव्यू क्या बोला, अरे तो नहीं है क्यों बोल दिया, मैं तो बोल देते एक्टर, बिल्कुल, मैं कहाँ क्यों बोल रहा है ऐसे, मैं फ्री में करता हूँ, चल तू मेरे को प्रॉफिट होगा तो दे देना। तो सुनता है, अभी ऐसे जो लोग कहते हैं प्रॉफिट ले लेते, तो ठीक है मैं काम कर लूँगा, बजट बनना चाहिए। तो ऐसे मेरे को उसके अक्षय कुमार के साथ कोई शिकायत नहीं। हाँ, तो लोग गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। यस। अच्छा, गुप्त में एक गाना है जहाँ पे बॉबी देओल एक जगह पे खड़े होकर डांस कर रहे हैं, उस गाने के लिए उनको बहुत ट्रोल किया जाता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वो गाना उन्होंने अपने पैर में लगी हुई चोट के बावजूद शूट किया था। वो ये सही बात है। हाँ। उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, पूरा पैर में मतलब रॉड लगी थी, आपको पता है, फिर भी उसने कहा मैं तेरा शूटिंग करूंगा। तो अब मैं उसको नचाऊं कैसे, और वो अच्छा बना क्योंकि वो गाना अच्छा, मेरे लिए तो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि एक जगह खड़ा है वो, मेरे लिए तो वो आइडेंटिटी है। ट्रोल नहीं हुआ, वो गाना हिट है, गाना एकदम नहीं, गाना हिट है, लेकिन उसकी पिक्चराइजेशन भी हिट है। उनके डांस के लिए ना लोग उस पे मीम्स भी बनते हैं। हमने उसका एक स्टाइल बना दिया, उसका लेग टूटा था, 100% करेक्ट बात है, 50% पिक्चर में लेग टूटा था। अच्छा। पर उसने काम किया, पर उसको पेन होगी क्या होगा, उससे कहीं चला भी, ये पता नहीं चलता है फिल्म में। अगर पता चलेगा तो फिल्म में लोग नोटिस कर लेंगे, गाने में भी नहीं पता चलता है। पर
क्योंकि लोगों ने बोला आप एक जगह खड़े हो कि क्यों कर रहे हो, तो किसी ने बोल दिया पैर टूटा था, अगर नहीं बोलते तो क्या, क्या बोला, नहीं ये स्टाइल है गाने का, ये एक अलग अंदाज से हमने उसको पिक्चराइज किया। जी, एक प्रोड्यूसर का कितना, पर अभी आप हेडलाइन प्लीज मत बनाना कि पूरी पिक्चर में गुप्त पे उसका लेग नहीं टूटा नहीं था। सर नहीं ऐसी कोई हेडलाइन हम नहीं खोज रहे हैं, हम तो सिर्फ, मैं तो, और ये क्लैरिफिकेशन भी, क्योंकि लोग उनको बहुत, आज जैसे मैं ऊपर आई बात कर रही थी तो सबने मुझे बोला कि गुप्त पे बॉबी के डांस पे बात करना, मैंने कहा पता है वो ऐसे क्यों डांस कर रहे थे, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई थी, तो दे डोंट नो द फैक्ट। बिकॉज क्या हुआ ना, मैं शूटिंग कर रहा था, वो लेग हील होने को महीने लगते हैं। तो पिक्चर में अगर गाने में भी था और जगह भी वो इश्यूज थे, पर वो मैनेज हो गए सब। जी, आपके पिता भी प्रोड्यूसर रहे, हाँ जी। और कई कल्ट फिल्में उन्होंने उनके आपके बैनर त्रिमूर्ति फिल्म्स ने, ये बैनर देखो, प्रोड्यूसर वो हैं, बैनर उनका है। मैं जब वो प्रोड्यूसर होती थी, मैं प्रोड्यूसर नहीं था। हाँ। तो वो नंबर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर। यस यस। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक प्रोड्यूसर का कितना इंटरफेरेंस रहता है फिल्म बनने के दौरान, या डायरेक्टर के डिसीजन को ओवरपावर कर सकते हैं? ओवरपावर तो शायद प्रोड्यूसर करेगा नहीं, अनलेस वो डायरेक्टर है। अच्छा। मेरे पिताजी डायरेक्टर नहीं थे। वो उनका इंटरफेरेंस जब था, जब पूरी पिक्चर दिखाएंगे उनको, आप उनको नहीं अच्छी लगेगी, वो आपके मुंह पर बोल देंगे कि इसको चेंज करो। यश जी को भी उन्होंने टोका था एक फिल्म के लिए, यश जी को भी एक फिल्म के लिए बोला था ना, फिर वो पूरी रीशूट हुई थी। त्रिशूल काफी हद तक रीशूट हुई थी। यश जी को नहीं बोला था, सबको मिलके बोला था। अच्छा। ऐसा नहीं कि यश जी को पकड़ के बोला, नहीं, हाँ। वो कभी कभी स्क्रिप्ट ऑफ हो जाती, तो जब आप शूट करते हो आपको नहीं पता चलता, तो फिर बाद में जब आप कट होके फिल्म आती लगता है तो वर्क नहीं कर रही, क्या करो, कट होने के बाद पता चलता है कि ये वर्क नहीं कर रही, तो फिर उसको रिपेयर करना पड़ता, तो रिपेयर हुई थी। ठीक है, होता है, कई पिक्चरों में होता, उसमें कोई बुरी बात नहीं। एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक दौर था राजीव जी, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे उस दौर का, फिल्म इंडस्ट्री का, एक बड़े डायरेक्टर जो बढ़िया फिल्में कर रहे हैं, फिल्में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं, फिर एक समय आया आप देश छोड़कर चले गए। फ्रॉम द पीक टू रॉक बॉटम, मैं एक तरीके से रॉक बॉटम इसलिए कह रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब आप फिल्मों से प्यार करते हैं ना, रॉक बॉटम था। हाँ, और जब आप फिल्मों से प्यार करते हैं ना, आप उनसे दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको वो काम करना पसंद है। नहीं, मैं बहुत दुखित समय से गुजरा हूँ जी। वो समय कैसा था? दुखित, तो वो बहुत कहते हैं डार्क पीरियड कहते हैं ना, तो वो था, सबका अप एंड डाउन होता है, कि कौन माफ है दुनिया में, सब ऊंचाई होती तो आपको गिरना है। तो ये तो कहते हैं अपने, यही है दुनिया का असूल, न्याय, जो भी वर्ड आप यूज़ करें। तो वो पीरियड आया और मैंने अच्छी तरह उसको काटा, और मैं खुश रहा उस पीरियड में। मैं समझ गया कि पीरियड ठीक नहीं है, पर मेरे को, ये था कि मेरी हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, और मेरे को फैमिली का देखभाल करना है, माँ बाप का देखभाल करना है। सोनम के भी माता पिता थे, मेरा बेटा भी ठीक नहीं था, बीवी भी ठीक नहीं थी, तो मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन दिनों में, तो मैंने काम छोड़ दिया। सो व्हाट केप्ट यू पॉजिटिव इस समय में? पॉजिटिव, मैं थोड़ा धार्मिक हूँ, तो जो आदमी, मुझे जो लगता है, जो रोज़ पूजा पाठ करता है, तो जब आप मेडिटेट करते हो ना, आपके सब दुख चले जाते। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ करना। और मेरी माँ जो थी वो 8 घंटे पूजा करती थी रोज़, फ्रॉम द एज ऑफ 4। तो 4 घंटे सुबह, 4 घंटे दिन में, तो उनके लिए नॉर्मल था। तो मैं तो हैरान होता था, ये मैं पूछता था मम्मी आपकी क्या कैपेसिटी, पर उनको अब 4 बजे उठ के मैं सो रहा हूँ, मुझे क्या पता 4 घंटे मम्मी ने क्या किया। तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर में पापा, उनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर बहुत स्पिरिचुअल था, और हम लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे, पर अब इतने कंजर्वेटिव नहीं थे। अभी वो थी, मेरी माँ बहुत ब्रॉड माइंडेड थी, तो ऐसा नहीं कि यू कांट स्मोक, या आप ड्रिंक मत करो, या अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ गर्लफ्रेंड बनाने की, मेरी कभी ठीक तरह बनी नहीं, तो मेरे को इनकरेज करती थी कि नहीं तू गर्लफ्रेंड बनाएगा तो शादी होगी। वो तो दुखी थी कि शादी नहीं कर रहा है। हाँ। तो मैंने हुई, पर कई बार नहीं मैच होता, आप लड़की के साथ हो, आप तो जब आप बीवी के बारे में सोचते हो तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है।
तो माई मदर वॉज वेरी ओपन माइंडेड कि यू शुड डेट। तो मेरे को याद है जब लंदन से वो आती थी तो मेरे लिए सिगरेट लाती थी, उसने पता नहीं था कि सिगरेट इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो म्यूज़िक खरीद के लाती थी, गाने सुनती थी, बहुत अच्छा है। तो बोलती थी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चरें होती थी जब आदमी सिगरेट पीता है तो ही लुक्स वेरी हैंडसम। बाद में पता चला ये कैंसर होता है। तो उन दिनों में नहीं था, इट वॉज अ फैशन, टू स्मोक वॉज फैशनेबल, स्टाइल होता था। तो सब पीते थे, हर फिल्म में सब। बाद में आपको पता चला इसको छोड़ो, ये तो बहुत बुरी चीज़ है हेल्थ के लिए। तो माई मदर वॉज वेरी स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम, बहुत ब्रॉड माइंडेड थी। और तो जब भी कोई मेरे को जब फिल्म बनती थी तो जब मेरा ये समय ख़राब हुआ तो मेरी माँ ने बोला कुछ नहीं होगा, तो हैप्पी रहे, तेरे को कुछ नहीं होना। पंजाबी में बोलती थी, कुछ नहीं होना बेटे, सब ठीक होगा। सब ठीक हुआ। तो मेरे इस पीरियड में भी मैं एक्चुअली पैसे भी मैंने कमाए ऑफिस के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, और मैं एक्चुअली मेरा हैप्पी पीरियड भी रहा हूँ। हैप्पी मतलब दुख के अंदर मैं अजी कोई इश्यू नहीं हुआ। तो ये है कि एक समय में काम नहीं कर पाया, वो एक मैं मिस करता था। तो पर ऐसा कोई होता है ना, बैड पीरियड में ये हो गया वो हो गया, ऐसा ठीक है, होता है लाइफ। तो अभी वो गया, अब मैं फिल्म बना रहा हूँ। और एक मैंने कहा मेरी थर्ड इनिंग्स है। पहली इनिंग्स वो थी, फिर दूसरी इनिंग्स थी जब मैं कंट्री छोड़ा, अब मैं वापस आया हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड वी वुड लव टू सी यू मोर, योर फिल्म्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि जिस तरह की कल्ट चीज़ें आपकी फिल्मों से निकल कर आई हैं इस समय ज़रूरत मेरे को लगता है मुश्किल होगा। अभी मैं 17 साल का हूँ तो मैं शायद वो काम तो नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एज फैक्टर तो आ जाता है अंदर। पर मैं ट्राई डेफिनेटली करूँगा। देखो वहाँ विदेश में आप जितने ओल्ड हो उतने आपको बेटर कंसिडर डायरेक्टर जो है माने जाते। बट एज इज जस्ट अ नंबर, इज जस्ट अ नंबर। पर यहाँ पर लोग बोलते हैं अभी ये पता नहीं कैसे करेगा, एज। आई डोंट केयर, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पैसे हैं और मुझे करना है। और मैं उतना अच्छा काम कर पाऊँगा, मुझे उतना सपोर्ट मिलेगा, आई डोंट नो। आपके ख़राब समय में इंडस्ट्री से आपके दोस्तों ने सपोर्ट किया? कौन लोग थे वो जो आपके साथ? बहुत कम दोस्त रहे। दोस्त सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री वाले भी सपोर्ट करते, क्यों नहीं, सब सैड थे। पर कोई ओपनली बोलते नहीं है लोग। ऐसा नहीं कि आई एम नॉट पॉपुलर या उन्होंने मेरे बारे में सोचा नहीं या उनको दुख नहीं। आई एम श्योर सबको दुख हुआ, पर ओपनली लोग नहीं बोलेंगे। अभी मैं फिल्म कर रहा हूँ तो लोग बोलते हैं आपको सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने बोला किसी को पता ही नहीं मैंने फिल्म बनाई, सब बिजी हैं। अगर मैं फ़ोन उठाऊँ और 10 एक्टर को बोलूँ कि ट्वीट करो, ये करो, सब करेंगे, पर मैं क्यों बोलूँ? यू नो, ये अच्छा नहीं लगता। सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, सबका अपना स्ट्रेस है। और मैं लोगों की आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीबॉडी। तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। सपोर्ट एक दूसरे का इंडस्ट्री में है, और सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती भी है। जैसे अभी मुझे याद है सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनसे पूछा था कि आप सबके फिल्मों के टीज़र ट्रेलर शेयर करते हैं या उस पे बात करते हैं, लेकिन लोग आपकी फिल्मों के टीज़र ट्रेलर शेयर नहीं करते। तो उन्होंने कहा था शायद उनको लगता होगा कि सलमान है तो इसकी फिल्म को किसी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, लेकिन हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता उसको है। उसने सही जवाब दिया। पर ठीक है, शायद सही बोल रहा है वो। तो ही हेल्प्स एवरीबडी, तो है, उसकी नेचर है वैसी। तो कुछ भी डालेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। और उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, मैंने अपने आंखों से देखा। तो है, जो झूठ नहीं है ये बात जी। वो करते। कई लोग बोलते हैं नहीं 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 फेक है, फेक नहीं है, ये रियल है। सो क्योंकि हम दोस्ती की बात कर रहे थे तो आपका एक ऐसा दौर निकला, हम दोस्ती की बात करें, क्या इंडस्ट्री में दोस्त होते हैं, वाकई होते हैं? जैसे आपके कम थे, लेकिन जो थे क्या वो ऐसे रॉक सॉलिड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स थे? रॉक सॉलिड होते हैं। अब देखो जितेंद्र और राकेश रोशन को देखो, कब 40-50 साल से दोस्त है। अभी मैंने उनका एक वीडियो देखा, नाच रहे हैं। तो दोस्ती तो होती है, ऐसा नहीं हो, कम होती है, कम लोग। अब आप कितने दोस्त बनाओगे? तो जैसे आप ओल्ड होते दोस्ती, वो पुराने दोस्त रह जाते, नए नहीं बनते। अब इस उम्र में बोलूँ मैं नया दोस्त बनाऊंगा तो मुश्किल है। पर दोस्ती तो होती है और रहेगी, इंडस्ट्री में भी है।
और इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री. आई हैव नथिंग अगेंस्ट बॉलीवुड. Yeah. मैं यहाँ मैंने पूरी अर्निंग बॉलीवुड से की है. मेरी रोटी रोज़ी यहाँ से आती. मैं वहीं कहते जिस प्लेट पे खाते हो थूको मत. तो मैं तो कभी बॉलीवुड के बारे में एक शब्द गलत नहीं बोला है अपनी लाइफ. और आप ये जो पैन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया है, आप उसको कैसे देखते हैं सर? जो साउथ की फिल्में या फिर यहाँ की फिल्मों में साउथ के एक्टर्स, साउथ की फिल्मों में इंडियन एक्टर्स, ये सॉरी बॉलीवुड के एक्टर्स. तो सिनेमा में आएगा ही ना. हाँ. कुछ ना, तो ये बदलाव है. अब हम उनके लोग ले रहे हैं, वो हमको देख के ले रहे हैं. पैन इंडिया बन रहा है, पैन इंडिया में हो रहा है. पर पैन इंडिया में 2 3 4 पिक्चरें ही चली हैं. ऐसा कुछ हमारे हिंदी बेल्ट में हिंदी देखेंगे, साउथ पे तो हिंदी फिल्म देखते नहीं हैं. तो ये ठीक है, ये एक दौर है. तो उनके स्टार्स वही हैं, हमारे स्टार्स यहाँ हैं. तो ये जब बोलने की बातें हैं, तो मुझे आप बताओ कौन सा साउथ का हीरो हिंदी फिल्में कर रहा है और हिट है, आप बताइए. अभी ये आ रही है ना जूनियर एनटीआर की वॉर 2 आने वाली है. एक फिल्म आ रही है ना उससे. हाँ. वो तो ठीक है, उन्होंने तेलुगु मार्केट के लिए किए, क्या सोच के किए. पर ऐसा ये तो पहले भी होता था. रजनीकांत ने कितनी पिक्चरें की है, कमला हासन ने, दोनों ने मिलके ऐसे. तो ये तो पहले भी था, तो उतना ही हो रहा है आज भी. यस. सो आप अगर, क्योंकि आप इतना सिनेमा को जानते हैं, आप सिनेमा को इतना जीते हैं, हमारे दर्शकों को और मुझे भी, आप अगर कुछ फिल्में रेकमेंड करना चाहें जाते जाते कि वो कौन सी ऐसी फिल्म है जो ज़रूर देखनी चाहिए. देखो मेरी फेवरेट फिल्म लाइफ में जब मैं बच्चा था वो थी गुड बैड एंड द अगली. वो मैंने करीब 50 बार देखी होगी. तो मैं रेकमेंड नहीं कर सकता, वो अभी बहुत ओल्ड हो गई है और हिंदी में नहीं हो. तो वो मेरे को बहुत पसंद आती, उस तरह की फिल्म वेस्टर्न. तो मैं बड़ा हुआ वेस्टर्न पिक्चरें देख के, और हिंदी ऑफ कोर्स. तो रेकमेंड अगर आज आपको करना है तो जैसे मेरे माइंड में 12th फेल जैसी फिल्म का नाम है, उस तरह की फिल्में मुझे बहुत पसंद है. मुझे 8 फिल्में बहुत अच्छी लगती, जैसे लापता लेडीज़ वगैरह. तो ये कई बार ये पिक्चरें बहुत अच्छी होती है. इनका बिजनेस उतना ज़्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए. मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस नहीं होता. तो ये जो जिनका बिजनेस कई बार कम होता है, अच्छी फिल्में मैं रिकमेंड करता हूँ, वो देखो. तो वैसे तो बॉलीवुड में मैं तो लोगों से पूछता हूँ रोज फ़ोन करके, मुझे रेकमेंड करो, मैं क्या देखूँ. अच्छा. आप मुझसे पूछ रहे हो, तो आपने मुझे पकड़ लिया, तो मैं आपसे पूछने वाला था जी. तो मैं तो सब पिक्चरें देखता हूँ और सब पिक्चरें मुझे अच्छी लगती. तो ऐसे में ऐसी कोई फिल्म टेक्स्ट बुक होता है ना कि ये टेक्स्ट बुक फिल्म है, वो तो मैं नहीं रेकमेंड कर सकते. और आने वाले समय में और कौन कौन सी फिल्में हैं सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को बताते जाइए कि कौन कौन सी फिल्में हम आपकी और देखेंगे और किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं. अभी मैंने ये बनाई. हाँ. और साथ साथ मैंने जोरा जोरावर बनाई. वो रेडी है, एकदम रेडी है. उसको मैं कल रिलीज़ भी कर सकता हूँ. पर वो मैं 6 महीने का गैप दूंगा. हाँ. तो वो दोनों एक साथ शूट हुई. उसके बाद मैंने अभी 2-3 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं. पर जैसे ये लगेगी, जैसे मेरा उसमें से काम निकल जाएगा जोरावर में से, तो मैं डेफिनेटली कोई एक फिल्म पकड़ लूँगा. अभी तक मैंने पकड़ी नहीं है वो फिल्म. अच्छा. ओके. मेरे को पकड़ना है. तो या नहीं ये करनी. तो अभी तक 100% मेरा माइंड सेट नहीं हुआ है. अच्छा, आपने कहा कि आप अपनी फिल्मों के रीमेक के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन बस जाते जाते ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर कोई और आपकी किसी भी फिल्म का रीमेक करे या सीक्वल बनाए, तो वो कौन सी फिल्म होगी और आज के दौर के किस एक्टर को आप देखो, अगर कोई रीमेक मेरा ऑफिशियली बनाएगा तो उससे को मेरे को पैसे देने, परमिशन लेने. हाँ, बिल्कुल. तो मेरे को बहुत लोगों ने अप्रोच किया, मैं हाथ जोड़ के ना कर देता. हाँ. कि मैं नहीं चाहता मेरी ओरिजिनल फिल्म खराब हो. और ये भी नहीं मैं कह रहा कि वो अच्छी नहीं बनाएंगे. पर कभी कभी मैं इतना भी नहीं हूँ, कोई मेरे को लगेगा कि प्रोडक्शन अच्छी बन रही है और इस पे स्टार कास्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छी, तो मैं परमिशन दूंगा. और वो उनके ऊपर है क्या अप्रोच करते. मैं ये नहीं कह सकता ये बनाओ. हाँ. पर वैसे मैं बताऊँ, अगर कोई ज़्यादा लोग मेरे पास आ गए तो बोले ठहरो मैं ही बना रहा हूँ ना बोलने के लिए. तो ऐसा कुछ होता है. लेकिन अभी लोग, मेरे को लगता है ये जो दौर चल रहा है ना, रीमेक का नहीं है. लोग तंग हैं. लोग बोलते हैं ओरिजिनल करो, और वो साउथ की कॉपी मत करो, कोरियन कॉपी मत करो, ये मत करो. तो इन दिनों में तो कोई आएगा नहीं. और ये भी बहुत लोग इस बात से भी बहुत उकता गए हैं कि लोग पहला पार्ट बनाते हैं दूसरे पार्ट को टीज करने के लिए. ये इससे भी लोग इस समय बहुत परेशान हो गए हैं. पहला पार्ट जल गया तो दूसरे में कुछ भी करो. हाँ, करेक्ट. वो गलत है. सारी चीजें. अब
एक फिल्म बना के आप फिर उससे कमा रहे हो दूसरी फिल्म, ये ऑडियंस समझ गई ये बात, हाँ ऑडियंस नहीं पसंद कर रही। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच Thank सर you जी। इस कॉन्वर्सेशन के लिए। और हम चाहते हैं कि ये जो आपका कमबैक है ना, ये इतना तगड़ा हो कि हम आपकी और ज़्यादा फिल्में आने वाले समय में देखें, Thank you। क्योंकि बहुत मिस किया आपके कल्ट फैंस ने आपको, Yeah, और yeah। उस तरह की फिल्में जो Thank- आप बनाते थे उन फिल्मों थैंक यू को। जी, थैंक यू सो मच। आपका इतना अच्छा चैनल है तो मेरे को लोगों ने, मैं जब बॉम्बे आया अब कहाँ इंटरव्यू दे, मैंने जब ललन बोला टॉप। ललन टॉप तो सब बोलते अच्छा हाँ वाओ। Oh। मेरे को बोला कमाल है, क्या रिएक्शन आता है जब मैं लोगों को बोलता हूँ। Thank तो you ये so एक्चुअली आई एम लकी, खुशकिस्मती कहते हैं इसे, जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे Sir, हैं इस चैनल हाँ। में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। Thank you, थैंक sir। यू फॉर दिस इंटरव्यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई जी। और मुझे विश्वास है अब अच्छा काटोगे इसको और अच्छी तरह लाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बस इन और आउट लगाते हैं, कुछ हमारा एडिट और ये सब वाला जो भी चक्कर है, रहता ही वैसे ही नहीं कह रहा है। बट थैंक यू सो मच, ये हमारी खुशकिस्मती ज़्यादा है कि आपने समय thank दिया और अपनी फिल्मों से जुड़े किस्से हमें सुनाए। Thank आपको कौन सी फिल्म पसंद है, कौन सा गाना जो है वो राजीव जी की फिल्म का पसंद है, और वो कौन सा डायलॉग है जो आपका फेवरेट हुआ करता था और आज भी आपका फेवरेट है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।